Hello everyone, welcome back to AR Educational Hub. In this video, we are discussing previous year question paper of JCECB 2018 Biology. In another video, I will be sharing about the chemistry and the physics section, but for this video, we are only discussing the biology one. So without getting delayed, let's start and let's see first question. तो फर्स्ट क्वेश्चन है लोकेशन ऑन साइट ऑफ अ ह्यूमन डीएनए वेयर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस अकर इज कॉल्ड। तो आप भी इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, मैं आंसर बताऊंगी इसी में, लेकिन पहले आप खुद ट्राई कीजिएगा कि आपको क्वेश्चन का आंसर आ रहा है या नहीं, क्योंकि मोर और लेस पेपर आपका इसी तरीके से आएगा। तो अगर आपसे ये क्वेश्चंस बन रहे होंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस, तो हो सकता है कि आपसे इस बार भी मोर और लेस 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा ही बने या 2-5 क्वेश्चन कम ही बने, बट बन जाएंगे। तो आप इससे भी अपना स्कोर का एनालिसिस कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ती हूँ और फिर से मैं इसका आंसर भी बताऊँगी, बट आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से आंसर क्लियर कर सकते हो इसका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लोकेशन ऑन साइट इन द ह्यूमन डीएनए वेयर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस अकर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एसएनपी। ओके, इसका आंसर है सी, एसएनपी। दूसरा क्वेश्चन है ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट डिस्पर्स्ड इवॉल्व्ड ऑन द अर्थ रिक्वायर्ड फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ वेयर। तो इसका आंसर होगा थर्ड नंबर, दैट इज द प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ओके, third question is who proposed that the first form of life could have some pre-existing non-living organic molecule। तो ये क्वेश्चन भी आपका इकोलॉजी वाले सेक्शन से है और सॉरी इवोल्यूशन वाले चैप्टर से है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ओपरिन एंड हेल्डन। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। फोर्थ नंबर है द इन इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इन मैन इज। इन्फेक्टिव स्टेज प्लाज्मोडियम का क्या है? तो जो इसका इन्फेक्टिव स्टेज है वो है स्पोरोजॉइट। ठीक है, इसका आंसर होगा स्पोरोजॉइट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है व्हाट इज ट्रू अबाउट बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? तो पहला है बीटी प्रोटीन exist as active toxin in the bacillus. Second, the active toxin enter the ovaries of the pest to sterilize it and thus prevent its multiplication. Third one is the concerned bacillus has antitoxin. The inactive protoxin get converted into एक्टिव फॉर्म इन द इंसेक्ट गट्स। कुछ क्वेश्चंस आपके इसी तरह लेंदी रहेंगे कि करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको जज करना होगा, और कुछ क्वेश्चंस एक लाइन में आंसर करने जैसा होगा। ठीक है, तो आप दोनों क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड रहो। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, द इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म इन द इंसेक्ट गट्स। ओके, उसके बाद है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन LAB, दैट इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड एंड इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग। तो इसका आंसर है आपका B12, विटामिन B12। ओके, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है अ पेशेंट ब्राउड टू अ हॉस्पिटल विथ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज नॉर्मली इमीडिएटली गिवन। जो इन इसका आपको आंसर बताना है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्ट्रेप्टोकाइनेस। ओके, स्ट्रेप्टोकाइनेस दिया जाता है। ये क्वेश्चन आपका उस चैप्टर से है, दैट इज स्ट्रैटेजीज एंड इन नो सो सॉरी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, वो वाले चैप्टर से है, तो वो डिलीट नहीं हुआ है, तो आप ये क्वेश्चन अभी भी कर सकते हो। और सेम जो नीचे वाला क्वेश्चन है ये भी आपका उसी चैप्टर से है। एन इम्यूनोसेप्रेसिव एजेंट प्रोड्यूस्ड बाय अ माइक्रोब इज कॉल्ड। क्या होगा? तो इसका आंसर होगा साइक्लोस्पोरिन ए। आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जनरली बच्चे ये दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक ही पैरा में ये दोनों लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो आप उसको अच्छे से रीड करके क्लैरिफाई कर लीजिएगा कि कौन सा आपका माइक्रोब किसके लिए यूज़फुल है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। और नाइन्थ क्वेश्चन है, ये आपका एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बताना है आपको कि इसमें कौन सा क्या होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ इन डीएनए। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है कि आप जैसे आपका ये 5' और 3' एंड है, तो इसका ये एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है, दैट इज 5' इधर और 3' इधर। तो इसमें आपको
आपका एक स्ट्रैंड का आपको लिखना है। देखो अगर एक स्ट्रैंड रहे और आपको अगर ऑप्शंस दो तरीके से भी पूछ सकता है। ये तो आपको है कि एक सीक्वेंस दिया हुआ है और उसका वो भी दिया हुआ है, दूसरा एंटी पैरेलल सीक्वेंस भी दिया हुआ है। पर अगर आपको एक ही सीक्वेंस देगा तो आप उसको कैसे लिख सकते हो? अगर यहाँ 5 डैश एंड रहेगा और यहाँ पे 3 डैश एंड है, तो आप पहले आप खुद ही लिख लेना कि 5 डैश का 3 डैश एंड होगा, इधर 3 डैश है तो 5 डैश, और फिर आप इसके बाद इन सारे को कन्वर्ट करना कि अगर C है तो G होगा, A है तो T होगा, वो चीज़ आप कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखो आप सब में ये चीज़ आपको दिख रहा होगा कि ये चीज़ कॉमन है, मतलब इसके नंबरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको चेक करना है कि सी का जी होता है, तो सी का जी है, इसमें सी का ए है, तो ये वाला ऑप्शन हट जाएगा। लेट मी वेट, मैं इरेज करके आपको एक बार बताती हूँ कि कैसे होगा। सी, दो बार सी है तो दो बार जी होना चाहिए, तो क्योंकि जी होगा तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सी का जी और टी होना चाहिए, सी का जी ए का टी, तो आपका करेक्ट सीक्वेंस जी तो सही है बट यहाँ टी होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। फिर आपका जी का सी सही है, ए का टी होना चाहिए तो सी है, तो ये भी गलत हो गया। पर ये सही है, जी का सी होता है, डबल ए का डबल टी का डबल ए और सी का ये। उसके बाद ये भी चीज़ मैटर करता है कि आप इधर से पढ़ो और फिर इधर से पढ़ो तो सेम चीज़ रिपीट करना चाहिए। तो आपको पेयरिंग भी सही करना है और सेम ही चीज़ दूसरे साइड में एंटी पैरेलल स्टैंड में रिपीट होना चाहिए दूसरे डायरेक्शन में, इसीलिए आपका ऑप्शन ये होगा। तो एक आपको ये भी मैंने बता दिया कि अगर सिंगल स्टैंड दे के अगर 4 ऑप्शन में आपका सिर्फ वही चीज़ पूछे तो आप कैसे बता सकते हो। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से बन सकता है, तो एक और क्वेश्चन आप इससे सीख सकते हो। ठीक है, फिर 10th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। What is the key finding? What was the key finding from Griffith experiment using live and heat killed pathogenic bacteria? ये ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा, उसमें था, तो आप इसमें बहुत ईजिली बताओगे क्योंकि ये एनसीईआरटी का ऐसा लाइन है कि, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा। मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ रही हूँ, मैं सीधा इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर होगा डी, दैट इज उन्होंने बताया था कि जेनेटिक मटेरियल कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम डेड टू लाइव बैक्टीरिया। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट सिर्फ जेनेटिक मटेरियल बस ये कंफर्म करता है कि कुछ जो पार्टिकल है वो ट्रांसफ़र हो रहा है एक डेड से लिविंग बैक्टीरिया में, बट बस बट उस पार्टिकल का या फिर उस मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर क्या है, मतलब वो डीएनए है, आरएनए है, कोई प्रोटीन है, कोई कार्बोहाइड्रेट है, इस चीज़ का कंफर्मेशन ग्रिफिथ ने नहीं दिया था। उन्होंने सिर्फ बताया था कि कोई जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है डेड से लाइव बैक्टीरिया में, वो उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है इसके बारे में ग्रिफिथ ने कोई जानकारी नहीं दी थी। उसका जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट उस एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बट मैं इसमें सिर्फ ग्रिफिथ का बात कर रही हूँ। ठीक है, द जीन दैट कंट्रोल मैनी कैरेक्टर इज कॉल्ड। जीन जो बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग पीलियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा पीलियोट्रॉपिक जीन। कोडोमिनेंट नहीं होगा, कोडोमिनेंट वो होता है जो दोनों ही जो आपके एलीली होते हैं वो डोमिनेटली एग्जिस्ट करते हैं। पॉलीजीन वो होता है जो बहुत सारा जीन मिल के कोई एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। बहुत सारे जीन मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं तो उसको हम लोग पॉलीजेनिक जीन बोलते हैं। लेकिन एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को अगर कॉम्प्लीमेंट करता है या कंट्रोल करता है तो उसको हम लोग पीलियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। ओके, ठीक है। मल्टीपल जीन का एग्जाम्पल आपका ब्लड ग्रुप होता है, मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल, तो ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी, बाकी पीलियोट्रॉपिक होगा। पॉलीजीन, अगर ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से पलट के पूछ दे कि मेनी जीन्स कैन कंट्रोल वन कैरेक्टर, तो उसका आंसर क्या होगा? तो आपका उसका पॉलीजेनिक हो जाएगा। ठीक है, मैं इसमें साथ साथ में आपको ये भी बताई हूँ कि किस टाइप का और भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो आप अगर क्वेश्चन बनाओ और अगर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो पढ़ो, तो साथ में ये भी पढ़ो कि ऑप्शंस क्या है और ऑप्शंस के भी कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, अ कंडीशन ऑफ अ कैरियोटाइप 2n + -1 एंड 2n + -2, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस कंडीशन को कहते हैं एन्यूपोलाइडी। ठीक है, और एन्यूपोलाइडी इसको बोलते हैं। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is not a characteristics of cancerous cell whereas the remaining 3 are। मतलब आपको इसमें बताना है कि कौन सा कैंसरस सेल का प्रॉपर्टी नहीं है, बाकी 3 जो हैं तो कौन सा नहीं है। दे डिवाइड इन अ अनकंट्रोल्ड मैनर, ऑब्वियस सी बात है, ये बिल्कुल सही बात है।
दे शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ये भी बिल्कुल सही है कि वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, वो दे शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अच्छा ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर ही, कि ये नहीं है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन उनका प्रॉपर्टी। उसके बाद है दे कंप्लीट देयर नॉर्मल सेल विद द वाइटल न्यूट्रिएंट। ओके हाँ, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्मल सेल से वो वाइटल न्यूट्रिएंट्स के लिए compete करते हैं। दे डू नॉट रिमेन कॉनिफाइड इन अ एरिया, दे डू नॉट रिमेन, ऑब्वियस सी बात है, बट इसमें आई थिंक 13 का आंसर विच दे डू नॉट रिमेन कॉनिफाइड इन अ एरिया ऑफ फॉर्मेशन, कि वो उसी एरिया में नहीं रहते हैं जहाँ पे वो फॉर्म करते हैं। बट ये क्वेश्चन थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्टरी हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है। आपका कैंसरस सेल दो टाइप का होता है, मैलिग्नेंट एक होता है और एक, आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड, वेट जस्ट वेट। ओके, तो यही चीज़ मैं क्लियर कर रही थी कि ये वाला ऑप्शन में थोड़ा सा चेंजेस होगा मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि दे आर, ऐसा नहीं है कि वो एरिया ऑफ फॉर्मेशन से मतलब इधर उधर नहीं जाते हैं, जाते हैं। एक एक टाइप का कैंसर होता है जो मूव कर जाता है एरिया ऑफ फॉर्मेशन से, और एक वहीं स्टिक रहता है और वो ज़्यादा काउज नहीं करता है, क्योंकि वो वहीं से है, तो उसको बाय सर्जरी रिमूव किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर, सबसे अप्रोप्रिएट आंसर तो यही होगा। बट यहाँ पे भी थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए था कि दे डू नॉट रिमेन क्वानिफाइड इन अ स्पेसिफिक एरिया। ऑब्वियस सी बात है कि स्पेसिफिक एरिया में क्वानिफाइड नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ओपियोइड ड्रग। ओके, तो ओपियोइड ड्रग, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा हीरोइन। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं इस सब क्वेश्चंस में, जिसमें समझाने वाला होगा मैं समझा दूंगी, बट जो वन लाइनर है वो ऑब्वियस सी बात है कि आपको याद रखना पड़ेगा, उसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, द लिंकिंग ऑफ एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, so the linking of an antibiotic resistance gene with the plasmid vector become possible if, तो इसका आंसर होगा डीएनए लाइगेज। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि हम लोगों को डीएनए को एंटीबायोटिक जीन को लिंक करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक डीएनए सेगमेंट है, इसमें हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को अगर हमें इसमें लिंक करना है, तो हमें डीएनए लाइगेज की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब हम लोग को चिपकाने के लिए उसका तो ज़रूरत पड़ेगा ही। 16th क्वेश्चन है, बायोलिस्टिक जीन गन इज सुटेबल फॉर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल। ओके, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस गलत हैं। डीएनए प्रिंटिंग के लिए नहीं होता है, डिसआर्मिंग ऑफ पाइथोसिन वेक्टर के लिए भी नहीं होता है, और कंस्ट्रक्टिंग रिकमेंडेड डीएनए मॉलिक्यूल के लिए नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल के लिए होता है, आपका बायोलिस्टिक जीन गन का यूज़ होता है। ओके, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर, तो इसका आंसर होगा डी, दैट इज़ 1951, उसमें आया था फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। ओके, इफ़ अ कलर ब्लाइंड वुमेन मैरी अ नॉर्मल विजन मैन देयर सन विल बी, ये क्वेश्चन है आपका प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस वाला क्वेश्चन है, आपका मेंडेलियन जेनेटिक्स वाले चैप्टर में है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से फटाफट बताइए। तो इसका आंसर होगा डी, दैट इज़ ऑल कलर ब्लाइंड। ठीक है, क्योंकि अगर एक कलर ब्लाइंड वुमेन मैरी करेगी नॉर्मल विजन मैन से भी, तब भी उसके सन में उसके सन जो हैं वो सारे कलर ब्लाइंड होंगे। ये है इसलिए है क्योंकि जो इसमें कलर ब्लाइंड का कॉन्सेप्ट है वो आपको वहाँ से पढ़ना होगा कि जो कलर ब्लाइंड में जो वुमेन होती है, अगर वो प्रॉपर कलर ब्लाइंड होती है, तो वो अपने सन में वो कलर ब्लाइंड का वो जो जीन है वो पास करती है, इसलिए सारे जो सन होंगे वो कलर ब्लाइंड होंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, इसका आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी बताइए। तो इसका आंसर होगा इस्टीरिया कोलाई, इस्टीरिया कोलाई दैट इज ई कोलाई। ई कोलाई में सबसे पहले सेमी कंजर्वेटिव एप्लीकेशन ऑफ डीएनए को डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। ठीक है, उसके बाद है 20th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एंटीबॉडी इज अबडेंटली प्रेजेंट इन द येलोइश फ्लूइड दैट इज कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होता है आपका 20 का ए हो जाएगा, दैट इज IgA। IgA सबसे ज़्यादा, आप देखो कि कौन से होते हैं वो आप ऐसे याद रखना, GAME, गेम से याद रखना, IgG, IgA, IgM, IgE, ये सारे एंटीबॉडी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, which among the following help in the absorption of phosphorus
फ्रॉम सॉइल बाय प्लांट। ये है क्वेश्चन नंबर 21। तो इसका आंसर आप फटाफट से बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ग्लोमस। देखो ग्लोमस क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है, हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अ हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट कौन सा है इसमें, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट दैट इज बाइसेक्सुअल। तो इसमें से बाइसेक्सुअल कौन सा है, तो ऑप्शन होगा ए, ठीक है, अर्थवर्म, लीच एंड स्पंज। ये सारे क्या है, ये सारे हर्माफ्रोडाइट हैं, ठीक है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज लार्जली एसोसिएटेड विद एक्सटेंशन ऑफ डायनासोरस एंड इंक्रीज इन द फ्लावरिंग प्लांट्स एंड रेप्टाइल। ये क्वेश्चन भी आपका इवोल्यूशन चैप्टर से है। तो इसका आंसर होगा रेक्टेशियस, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 24, elongation of RNA polynucleotide chain always take place in। इसका आंसर बताइए कि elongation of RNA nucleotide chain always take place in। तो इसका आंसर होगा बी, दैट इज 5' to 3'। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जहाँ भी RNA या DNA किसी का भी सिंथेसिस वाला स्ट्रैंड होगा, सिंथेसिस होना होगा, तो वो हमेशा ही 5' से 3' एंड की तरफ सिंथेसाइज होता है, ठीक है। तो अगर 3' से 5' है तो ये ऑप्शन आप पहले ही कट कर देना, क्योंकि हमेशा 5' से 3' एंड की ओर सिंथेसिस होता है। और याद कैसे रखोगे, S फॉर सिंथेसिस, और S के जैसे ही 5 लिखते हैं, इसीलिए सिंथेसिस हमेशा 5' एंड की तरफ से ही स्टार्ट होगा। तो 5' से 3' डायरेक्शन विद अ न्यू न्यूक्लियोटाइड ऑलवेज एडेड एट 3' साइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 को करना है कि पूसा गौरव वैरायटी। देखो आप इसको नहीं भी करोगे ना तो चलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अब नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका उस चैप्टर स्ट्रैटेजीज एंड इनहेंसमेंट ऑफ प्लांट, वो जो भी चैप्टर है उस चैप्टर से, ठीक है। तो वो चैप्टर का क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में नहीं आएगा, तो आप इसको नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक। देखो यहाँ पे ना ये जो है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, तो असर्शन रीजन का क्वेश्चन अब नहीं आता है नीट में, ठीक है। पहले सॉरी, झारखंड कंबाइंड में अब नहीं आता है, पहले आता था बट अब नहीं आता है। तो अब आप इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, बट पढ़ने के लिए क्या जाता है, आप पढ़ लो भाई, ज़रूरी नहीं है कि असर्शन रीजन में आए, अब हो सकता है कि वो ऑप्शन बेस्ड में आ जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वीवी पैरिस एनिमल गिव बेटर प्रोटेक्शन टू देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है। फिर दूसरा इसका रीज़न बताया है कि दे ले देयर एग इन अ सेफर प्लेस इन द इन्वायरमेंट। तो इसका आपको बता सबसे पहले तो ये जानना है कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, ये स्टेटमेंट सही है क्या नहीं। दो ऑप्शन तो आपको इसी से पता चलेगा कि स्टेटमेंट सही है या गलत है, और दो ऑप्शन इससे पता चलेगा कि इस स्टेटमेंट का ये करेक्ट आंसर है या नहीं। तो हमेशा करेक्ट आंसर चेक करने का तरीका होता है कि आप असर्शन को पढ़ो और फिर एज, इफ, बट, बिकॉज, ये सब चीज़ें यहाँ पे ऐड करके और फिर रीज़न को पढ़ो। तो आपको ये लग रहा है कि ये इसका रीज़न या एक कंप्लीट सेंस बन रहा है उस सेंटेंस का, उससे पता चलेगा कि ये उसका रीज़न है कि नहीं। अगर आपको पता है तो पता है, और नहीं पता है तो रीज़न ऐसे ही चेक करते हैं, ठीक है। और एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा होगा, उसका रीज़न होगा, तो वो आंसर होगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा कि आपका असर्शन और रीज़न दोनों सही है, और रीज़न इज़ द करेक्ट आंसर और एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ओके। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार मैं फिर से पढ़ देती हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि वीवी पैरिस एनिमल गिव बेटर प्रोटेक्शन टू देयर ऑफस्प्रिंग, और इसका रीज़न है कि दे लेग देयर एग इन सेफर प्लेस इन द इन्वायरमेंट। तो इसका आंसर सी है, क्योंकि वीवी पैरिस एनिमल बेटर प्रोटेक्शन देते हैं ऑफस्प्रिंग को, ये सही बात है। लेकिन इसका रीज़न गलत है, क्योंकि वो अपने एग्स को बाहर इन्वायरमेंट में ले करेंगे। तो आप खुद ही सोचो कि बेटर प्रोटेक्शन कब होगा, जब वो उनके वोब में दैट इज़ उनके गर्भ में पलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये कब होगा पॉसिबल, अब एग को बाहर ले करेंगे, तो ऑब्वियस सी की बात है कि एग डिस्ट्रॉयज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। तो ये दोनों बातों का कोई तुक नहीं बन रहा है, इसलिए, और तुक नहीं बनने का तो रीज़न ही नहीं है, ये तो पहले गलत हो जाएगा और ये सही है।
बाहर एनवायरनमेंट में एग को ले करना बाहर एनवायरनमेंट में सेफ रखने का कोई तुक नहीं बनता। तो ये तो गलत है, ये सही है, इसीलिए इसका आंसर सी होगा कि असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है। तो इसका आंसर होगा सी, 26 का सी आंसर होगा, ठीक है। इन एपोमिक्सिस प्लांट ऑफ न्यू जेनेटिक मटेरियल आर प्रोड्यूस्ड, एक ये स्टेटमेंट है। इन एपोपेक्सिस इंडिविजुअल ऑफ द सेम जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट मीट। तो आप बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर ये है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी। अब आप लोग को लग रहा है ये ऑप्शन आप यहाँ से पढ़ो कि ऑप्शन आपके यहाँ दिए हुए, इससे करके आप करोगे, ठीक है। डी गलत, डी ऑप्शन टिक हुआ है क्योंकि डी इफ बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, तो इसमें दोनों ही गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, यूज ऑफ कॉन्डम इज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट एड्स एंड सेक्शुअल डिजीजेस बिसाइड्स चेकिंग प्रेगनेंसी। इसका कहने का मतलब है कि यूज ऑफ कॉन्डम इज, ऑब्वियस सी बात है कि यूज ऑफ कॉन्डम इज नॉट बिसाइड चेकिंग प्रेगनेंसी सर्टेन, सो सॉरी, इसके बाद मैं ये पहले रीज़न पढ़ देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। सर्टेन कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर प्लांटेड अंडर द स्किन ऑफ द अपर आर्म्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो आपको बताना है ये दोनों ऑप्शन सही है या गलत है, फिर मैं बताऊंगी कि इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, ओके। तो इसका ऑप्शन होगा बी। देखो इन बातों को कोई तुक नहीं बन रहा है, एज इफ बिट जो भी लगा के देखना है, बिकॉज अब इन दोनों बातों का कोई रीज़न नहीं बन रहा है, क्योंकि इसीलिए ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन होगा इसका बी, ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है, कि प्रेगनेंसी चेक करने के प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के अलावा कॉन्डम ये भी सेफ गार्ड करता है कि आपको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ना हो, जैसे कि एड्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद ये भी है कि एक कॉन्ट्रासेप्टिव जो एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव है जो आपका स्किन के मतलब अपर आर्म्स के स्किन के अंदर प्लांट किया जाता है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। तो ये भी सही स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट ये दोनों एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ओके। क्वेश्चन नंबर 29 है कि इन अ पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप द इरेथ्रोसाइट कैरी बोथ ए एंड बी एंटीजन ऑन द सरफेस, ठीक है, एक ये स्टेटमेंट है। एक और स्टेटमेंट है कि द एलीली दैट इज IA and IB that produces AB blood group are codominant and both expressed। देखो कोडोमिनेंसी में मैंने आपको बताया था कि दोनों एक्सप्रेस होते हैं, तो AB ब्लड ग्रुप में ये आपको नहीं पता होगा तो मैं बस थोड़ा सा लिख दे रही हूँ, ओके वेट, ये मैं थोड़ा लिख रही हूँ कि आपका एक A ब्लड ग्रुप है, एक B है, एक C है, ओ शिट, A है, B है, AB है और O है। देखो आपका ये उस चैप्टर में होगा कि इसमें या तो AO, एक सेकेंड, IO प्रेजेंट हो तब भी ये A हो सकता है, और IA और IA प्रेजेंट हो, ठीक है। फिर या तो IB प्रेजेंट हो या फिर IO प्रेजेंट हो तब भी O हो जाएगा। AB के लिए दोनों प्रेजेंट होना चाहिए ताकि ये कोडोमिनेटली एग्जिस्ट करे, तो यही हो सकता है, ठीक है, ये इससे ही हो सकता है, और इसके लिए तो फिर एक ही है कि ये हो, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में बोला है कि ALLE IA एंड IB दैट प्रोड्यूस AB आर कोडोमिनेटली एक्सप्रेस्ड, ओके। तो 29 का आंसर ए हो जाएगा कि इसमें ये दोनों इसलिए है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, दोनों स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसेस इज अ टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस आपने पढ़ा होगा कि टेस्ट क्रॉस में हम लोग क्या करते हैं ना कि एक आपका जैसे कि आपका ये पेरेंट हो गया, एक ये पेरेंट हो गया, एक आपका ये पेरेंट हो गया और एक ये पेरेंट हो गया, ठीक है, इनको हम क्रॉस कराएं तो उसके बाद ये आपका ऑफस्प्रिंग हुआ। मान लो उसके बाद ऑफस्प्रिंग आपका जो भी हो इसमें से मैटर नहीं करता है, और टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है कि ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप जो भी होगा उसको फिर से क्रॉस करना विद द रेसेसिव ऑफ द पेरेंट्स, इन दो पेरेंट्स में जो रेसेसिव होगा उनसे क्रॉस कराना, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि रेसेसिव होना चाहिए। वो रेसेसिव कब होगा जब दोनों ही जो स्मॉल लेटर वाले होंगे तब वो रेसेसिव आपका एक्सप्रेस करेगा। तो सबसे रेसेसिव तो सिर्फ
इन चारों में भी आप देखो तो सिर्फ एक ही है, वो है इसमें, तो इसका आंसर सी होगा, 30 का सी। अगर आपको टेस्ट क्रॉस बोले, टेस्ट क्रॉस मतलब होता है क्रॉसिंग ऑफ द ऑफस्प्रिंग विथ ईदर ऑफ द रेसेसिव पेरेंट्स, ठीक है, तो उसका मतलब होता है टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस के लिए रेसेसिव एक जीन होना ही चाहिए, और ये आपका पेरेंट का होना चाहिए, ठीक है, पेरेंट जो रेसेसिव पेरेंट होंगे उनका होगा। एक होता है आउट क्रॉस जो डोमिनेंट पेरेंट के साथ करते हैं, और एक होता है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस को बोलते हैं कि ईदर ऑफ द पेरेंट के साथ कर सकते हैं, उसको बैक क्रॉस कहते हैं। तो ठीक है, तो आप तीन चीज़ समझ गए कि अब अगर क्वेश्चन आपका बैक क्रॉस से या फिर आउट क्रॉस से है तो आप कैसे करोगे। टेस्ट में रेसेसिव पेरेंट्स होना चाहिए, आउट में आपका डोमिनेंट पेरेंट होने चाहिए, डोमिनेंट पेरेंट होना चाहिए, और बैक क्रॉस में आपका ईदर ऑफ द पेरेंट्स होने चाहिए। अब आपका इससे एक क्वेश्चन से तीन क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है। अब अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे तो आप कर लेना, मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको कर लेना चाहिए और आपको अब आ भी जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 को करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स। इसमें आपको बताना है, इतना लंबा क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं क्लियरली आपको बता रही हूँ कि इसमें कौन सा रॉन्गली मैच्ड है। इसका मतलब है कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है। तो देखो, एडेनिन थाइमिन प्यूरिन है, ग्वानिन एडेनिन प्यूरिन है, यूरैसिल साइटोसिन पैरिमिडीन है, या थाइमिन यूरैसिल पैरिमिडीन है। इसमें कौन सा आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा ए, एडेनिन, सॉरी, इसका रॉन्ग आंसर होगा ए, क्योंकि एडेनिन और थाइमिन प्यूरिन नहीं है। ग्वानिन एडेनिन दैट इज ए जी, ऑब्वियस बात है ए जी, ये प्यूरिन है, और आपका जो सी टी ये आपका, और यू है, सॉरी यू, सी टी यू, साइटोसिन, साइटोसिन थाइमिन यूरैसिल, ये सारा आपका पायरिमिडीन है। क्योंकि आपको पता होगा कि एक प्यूरिन ही एक पायरिमिडीन के साथ पेयर करता है, तो ए आपका टी के साथ पेयर करता है, तो ए और टी दोनों प्यूरिन तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। और टी टी और यू, टी और यू आपका पायरिमिडीन है, ये ऑप्शन भी सही है। यूरासिल और साइटोसिन, यू एंड सी आपका भी पायरिमिडीन है, ये भी सही है। ग्वानिन और एडेनिन, जी और ए आपका प्यूरिन है, ये भी सही है। ए और टी कभी प्यूरिन ए नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ पेयर करते हैं, और प्यूरिन प्यूरिन कभी पेयर नहीं कर सकते, प्यूरिन और पायरिमिडीन पेयर करते हैं, ठीक है। तो इससे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि प्यूरिन, अब कभी अगर आपका आया तो प्यूरिन पायरिमिडीन के साथ पेयर बनाएगा, इसी वजह से ए टी के साथ पेयर बनाता है, क्योंकि वो दोनों अलग हैं, और सी, सॉरी, ए टी के साथ, और जी आपका सी के साथ, वाइस वर्सा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं, द बॉन्ड दैट होल्ड द टू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टुगेदर। तो उसको हम लोग कौन सा बॉन्ड करते हैं कि दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को कौन से बॉन्ड्स पेयर होल्ड करके रखते हैं। तो इसका आंसर बहुत इजी है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, इसका आंसर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। आपको डीएनए के पेयर में तो पूछा ही नहीं है कि एक डीएनए स्ट्रैंड में कौन कौन से बॉन्ड्स कैसे पेयर करते हैं, तब आपको पेप्टाइड या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आएंगे या फिर जो भी है, पर इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते। ए टी के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ पेयर करता है, और सी और जी आपस में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ पेयर करते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ए और टी कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर करते हैं, और जी और सी कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर करते हैं। तो इसमें तीन होगा, इसमें दो। क्वेश्चन नंबर 33, डार्विन फिंचेस आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ, अगेन इवोल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि डार्विन फिंचेस आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। तो इसका आंसर होगा ए, दैट इज अडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, अडेप्टिव रेडिएशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, द स्क्यूटुलम ऑब्जर्व्ड इन अ ग्रेन ऑफ व्हीट और मेज दैट इज मोनोकोटिलिडनस ग्रेन में इज कंपेरेबल टू विच पार्ट ऑफ द सीड इन अदर कोटिलिडन, ठीक है, दूसरे कोटिलिडन से किस पार्ट से कंपेयर किया गया है स्क्यूटुलम को, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दैट इज कोटिलिडन, कोटिलिडन से ही किया गया है। डाइकॉट से मोनोकॉट में किस पार्ट से कंपेयर किया गया है स्क्यूटुलम को। स्क्यूटुलम कुछ नहीं है, मोनोकॉट में एक ही स्क्यूटुलम होता है, आपका कॉटिलिडन होता है। जब जो डाइकॉट में जैसे डाइकॉटिलिडन होता है, मोनोकॉट में एक ही कॉटिलिडन होता है, और उसमें एक स्क्यूटुलम उससे कंपेयर किया गया है, ठीक है, कुछ नहीं है। 35 का, न्यूक्लियर पॉलीइम्ब्रियोनी इज सीन इन द स्पीसीज ऑफ, न्यूक्लियर पॉलीइम्ब्रियोनी इज सीन इन द स्पीसीज ऑफ व्हाट। 35 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा
citrus. Okay. Which of the following have a special nuclear thickening at the micropylar tip of the embryo sac? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सिनर्जिड. ओके, 36 का आंसर होगा सी, दैट इज सिनर्जिड. ठीक है. The Leydig cell found in the human body are the secretory source of. 37 का आंसर बताइए. The Leydig cell found in the human body are the secretory source of androgen. आपने पढ़ा होगा ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में. ये आपका चीज़ दिया हुआ है आपका मेल रिप्रोडक्टिव वाले पार्ट में, कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जहाँ सेक्शन है वहीं पे आपका ये चीज़ डिस्क्राइब्ड है कि लेडिक सेल फाउंड इन ह्यूमन बॉडी आर द सिक्रीटरी सोर्स ऑफ एंड्रोजन. एंड्रोजन का सिंथेसिस लेडिक सेल से होता है. क्वेश्चन नंबर 38. विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वॉज एब्सेंट इन द एटमोसफियर एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ? जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हो रहा था तब उस टाइम एटमोसफियर में कौन सा गैस प्रेजेंट नहीं था? इसका बहुत ही सिंपल आंसर है कि उस टाइम O2 नहीं था. अभी ऑक्सीजन इतना इसेंशियल है ह्यूमन या फिर इन्वायरमेंट के लिए, बट उस टाइम O2 नहीं था. इसीलिए उस टाइम के एटमॉस्फेयर को हम लोग रिडक्टिव एटमॉस्फेयर कहते हैं. ठीक है, रिडक्टिव एटमॉस्फेयर कहते हैं उस टाइम के एटमॉस्फेयर को. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग अमीनो एसिड इज कॉल्ड. दो अमीनो एसिड को ज्वाइन करता है उसके प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये है आपका मॉलिकुलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स वाले चैप्टर से, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. उससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं वन लाइनर. कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाला चैप्टर नहीं है. बेसिक्स है जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहिए, और वो उससे बहुत, आप थोड़े से भी अच्छे से पढ़ लोगे तो आप उसका क्वेश्चंस बिल्कुल बना सकते होगे, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाने पड़ते हैं, और कहो तो बहुत रटना भी नहीं पड़ता है. समझ जाओगे, कर लोगे. तो 39 का आंसर बताओ. द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग अमीनो एसिड इज कॉल्ड. तो इसका आंसर होगा ट्रांसलेशन. ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन है डीएनए सिंथेसिस. डीएनए से आरएनए बनने वाले प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. और आरएनए से, देखो वेट, मैं एक सेंट्रल डोग्मा आपने पढ़ा होगा, मैं उसी सेंट्रल डोग्मा को बता रही हूँ, क्योंकि ये आप अभी एक क्वेश्चन करोगे और 2-3 क्वेश्चन आपका इसी से क्लियर हो जाएगा कि सबसे पहले डीएनए है, देन उससे आपका बन रहा है आरएनए, एंड उससे बन रहा है आपका प्रोटीन. प्रोटीन किससे बनता है? ऑब्वियस सी बात है कि अमीनो एसिड लिंक कर करके ऐसे ऐसे अमीनो एसिड लिंक करते हैं और वो बनाते हैं आपका प्रोटीन. पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है. ठीक है. तो सबसे पहले डीएनए से डीएनए का ही बनना, दैट इज रेप्लिकेशन. आपका डीएनए से आरएनए बनना इज ट्रांसक्रिप्शन. ओके. और आरएनए से आपका प्रोटीन बनना इज ट्रांसलेशन. और ये प्रोसेस अगर दूसरे डायरेक्शन में होता है, रिवर्स डायरेक्शन में होता है, तो हम लोग इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. पढ़ भी सकते हो, नहीं भी पढ़ सकते हो, बट आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रेप्लिकेशन, व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन एंड व्हाट इज़ ट्रांसलेशन. तो आपको इस क्वेश्चन में पूछा था ज्वाइनिंग ऑफ अमीनो एसिड. तो अमीनो एसिड का ज्वाइनिंग किस प्रोसेस में होगा? ये प्रोटीन बनेगा तब ज्वाइनिंग ऑफ अमीनो एसिड कब होगा? प्रोटीन बनने के लिए. और प्रोटीन कब बनेगा? ट्रांसलेशन के प्रोसेस में होता है. इसीलिए इसका आंसर आपका ट्रांसलेशन है. ओके. The first menstruation phase begin at the puberty and is known as. फर्स्ट menstruation जब begin start होता है puberty की एज में, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं that is menarche. इसको बोलते हैं menarche. Menopause is the end of the menstrual cycle. ठीक है, जो कि 45 to 50 एज में, 50 ईयर्स में होता है. तो वो मेनोपॉज होता है. ओव्यूलेशन आपको पता है कि हर मंथ होता है, दैट इज ओव्यूलेशन, दैट इज रिलीज ऑफ ओव्यूल फ्रॉम द ओवरी. वो ओव्यूलेशन होता है. oogenesis भी आपको पता होगा. oogenesis एक फॉर्मेशन है, ओवम बनने का प्रोसेस है oogenesis. ठीक है. अ एलीली दैट मास्क द इफेक्ट ऑफ अनदर एलीली इज कॉल्ड. इसका आंसर बताओ. इसका आंसर होता है डोमिनेंट. क्योंकि आपको पता है, क्योंकि डोमिनेंट जो एलीली है वो डोमिनेट करता है और वो रिसेसिव एलीली के इफेक्ट को कम कर देता है, तो उसके इफेक्ट को
मास्क द इफेक्ट ऑफ अनदर एलीली दैट इज रेसेसिव एलीली, इसका आंसर होगा डोमिनेंट। ओके, 41 का बी। 42 द फॉसिल्स ऑफ दिस मैन प्रोवाइड फर्स्ट एविडेंस फॉर द बरिल ऑफ देयर डेड, तो इसका कौन सा होगा, कौन सा, फॉसिल्स ऑफ विच मैन मतलब विच एज, दैट इज पिकिंग मैन, जावा मैन, क्रो मैग्नन मैन और नेदरथिल मैन, इसमें इसका आंसर कौन सा होगा, आप लोग बताओ। तो इसका आंसर होगा 42 का डी। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, दैट इज वो वाला पोर्शन से ये क्वेश्चन है कि रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, तो उसी का कॉमन नेम यहाँ पे दिया हुआ है और फिर आपको पूछा है कि इन किन का फॉसिल्स सबसे पहले एविडेंट किया गया। ठीक है, 43 नंबर, द कन्फर्मेशन टेस्ट फॉर टाइफॉइड फीवर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो ही नहीं सकता है कि झारखंड कंबाइंड इस क्वेश्चन को अपने किसी भी पेपर में किसी साल ना डाले, मतलब नॉट पॉसिबल। अभी तक तो मैंने नहीं देखा है कि ना पूछा हो, पूछता ही पूछता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ झारखंड कंबाइंड में, आप किसी भी स्टेट कंबाइंड का एग्जाम दे दो, आप किसी भी बोर्ड से देख रहे हो, ये क्वेश्चन बहुत ही पूछता है कि टाइफाइड फीवर को टेस्ट करने के लिए कौन सा कन्फर्मेटरी टेस्ट है, तो इसका आंसर होगा 43 का ए, दैट इज विडाल टेस्ट, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 44 का क्वेश्चन है कि हॉलस्टेन, फेरिसन, ब्राउन स्विस एंड जर्सी आर वेल नोन, ये कौन है, तो सबसे पहले जर्सी सुन के भी लग रहा होगा कि गाय है, ऑब्वियस सी बात है कि काव का ब्रीड होगा, सुन के भी लग रहा है, आपको पता होगा, लेकिन आपको इससे ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये चैप्टर अब रिमूव हो चुका है। तो आपको इतना ना भी पता, देखो क्वेश्चन आंसर एलिमिनेट करना आना चाहिए कि सही आंसर ना भी पता हो ना, तो गलत आंसर तो पता हो कि गलत तो नहीं होगा। और जर्सी, ये तो इतना कॉमन वर्ड है काव के लिए कि आपको समझ में ही आ जाएगा। अरे नहीं पढ़ना है भाई, एग्जॉटिक एग्जॉटिक क्या होता है, कुछ नहीं होता है। काव है, एक ही ऑप्शन है, पूरे ऑप्शंस में सिर्फ काव एक ही जगह दिख रहा है, वही टिक करो, आँख बंद करके टिक कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, द गैस प्रेजेंट इन द मैक्सिमम पोर्शन इन गोबर गैस इज, गोबर गैस में सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन में किस गैस, कौन सा गैस होता है, तो 45 का आंसर हो जाएगा बी, दैट इज मीथेन, क्योंकि ये ये आपने पढ़ा होगा, ये बहुत सारे चैप्टर्स में है। ये आपका गोबर गैस ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रैटेजीज माइक्रोब्स वाले चैप्टर में है, तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी का एक पैरा में लिखा हुआ है ये चीज़। मेंशन द रॉन्गली मैच्ड पेयर, तो इसमें सबसे ज़्यादा रॉन्ग, इसमें रॉन्ग कौन सा है, तो ऑप्शन ए है ब्रायोफिलम, लीफ बर्ड, अगावे, बल्बिल्स, पेनिसिलियम, कोनिडिया, वाटर हाइसिंथ रनर, तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का डी, दैट इज वाटर हाइसिंथ रनर, ये गलत है। ओके, जो चीज़ समझाने वाला नहीं है वो मैं नहीं समझाऊंगी, ऑब्वियस सी बात है, और समझाने वाले क्वेश्चंस को मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, उससे 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैंने उनको भी समझा दिया है। ठीक है, और अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कौन सा आंसर या कौन सा ऑप्शन आपको नहीं समझ में आया किसी क्वेश्चंस का, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, 47 नंबर देखते हैं, द इंडोमेट्रियम इज द लाइनिंग ऑफ, इंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है वो है आपका यूट्रस का, तो 47 का सी, दैट इज यूट्रस का लाइनिंग है एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, दैट इज द लाइनिंग ऑफ यूट्रस। ओके, एंडो आपका दिया हुआ है, पेरी और मायो दो अलग अलग और लाइनिंग्स है, यूट्रस में 3 लाइनिंग होता है। ठीक है, which among the following is also a part included in the group of external genitalia in human female apart from labia minora and labia majora, labia minora और labia majora के अलावा और कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है, आप इंक्लूडेड है आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन ह्यूमन फीमेल, तो इसका आंसर है आपका ए, क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस भी ह्यूमन एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट है। ओके, 48 का ए, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंक्लूड पार्चुरेशन, कौन सा हार्मोन इसमें से पार्चुरेशन करवाता है, पार्चुरेशन इज नोन एज, दैट इज द डिलीवरी ऑफ द बेबी, तो डिलीवरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंडोमेट्रियम को कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है या इंड्यूस करवाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, दैट इज ऑक्सीटोसिन। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछता है, तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर का क्वेश्चन है, ये है कि 50वां नंबर का क्वेश्चन है कि
medical termination of pregnancy, that is MTP, is considered safe up to how many weeks of pregnancy? MTP is not considered at, आप किसी भी मंथ किसी भी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में आप MTP नहीं करा सकते हो, वो कुछ ही वीक्स तक सेफ माना जाता है और सर्टिफाइड डॉक्टर उसको अलाउ करते हैं। ओके, तो उसको किस वीक तक सेफ माना जाता है, ये है आपका क्वेश्चन। तो आप इसका आंसर जल्दी से बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 वीक्स। 12 वीक्स दैट इज आपका 3 महीने तक। आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही आप MTP करवा सकते हो या फिर आपका MTP अलाउड है। उसके बाद MTP अलाउड नहीं है लीगली। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज़ लीगली। इलीगली लोग जो कुछ भी करते हो, बट लीगली वो 12 वीक्स तक ही अलाउड है, दैट इज़ फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक आप MTP करवा सकते हो, दैट इज़ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये है 50 क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं 2018 के JCCB के एग्ज़ाम में। ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन और ऑप्शंस भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, ऑप्शंस को भी मैंने एक्सप्लेन करा है जहाँ एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये नहीं कह सकती हूँ मैं कि 50 के 50 क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि एक्सप्लेन करने वाले जो टॉपिक्स हैं मैं उन्हीं को एक्सप्लेन करूँगी। जो समझने वाले हैं और जो रटने वाले हैं, जो वन लाइनर है, उनमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है। तो मैं उन तो इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं। अगले और किसी वीडियो में मैं किसी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए आपको जो क्वेश्चंस नहीं समझ में आया है उस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड स्टडी हार्ड, बिकॉज टाइम नहीं है और आपको पढ़ना है और इसी साल फोड़ना है तो ज़रूर पढ़ें, और नहीं फोड़ना है तो कोई बात नहीं, साल भर साल आप ड्रॉप भी ले सकते हैं। ओके, देन स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स जिनको आप जो इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल AR एजुकेशनल हब। एंड फॉर फर्दर एंड इफ़ यू वांट टू join our test series, please join, because it's way better and way helpful for your exam point of view. Okay, so thank you and have a nice day.